नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 अप्रैल 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दो आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। एक तो है इन्फ्लेशन स्पेक्टर, दूसरा है स्टार्टिंग टू पिंच। दोनों आर्टिकल्स में बताया जा रहा है कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि भाई अब धीरे धीरे हम न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस की तरफ जाएंगे, अकोमोडेशन की बजाय नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ने सिग्नल दे दिया है कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको अब राइज किया जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों आर्टिकल्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो रहेगा बॉन्ड्स ऑफ द बे। इस आर्टिकल में हम जानेंगे बिम्स्टेक की जो अभी रिसेंट समिट हुई है उसके बारे में। और लास्ट में ये वाला आर्टिकल, हाउ कोलंबो लॉस्ट द प्लॉट, कि कैसे श्रीलंका में एक सिनेरियो क्रिएट हुआ जिसका आज रिजल्ट है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। चलिए, 4 आर्टिकल्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है बॉन्ड्स ऑफ द बे। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर सचिन चतुर्वेदी जी ने। देखो, अभी अगर बिम्स्टेक की बात करें तो जिसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये देखो 1997 में स्टैब्लिश हुआ था और ये 25 साल हो चुके हैं आज अगर हम बात करें तो 25वें साल में अभी जो इसकी समिट हुई है, जो मीटिंग हुई है कोलंबो में, ये इसकी 5वीं मीटिंग है। इसका मतलब अभी तक इस पर इतने ज़्यादा फोकस ज़्यादा रखा गया नहीं है। देखा जाए तो वैसे तो इंडिया की तरफ से तो पहले सार्क पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। ठीक है, जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी तो उस टाइम पर सार्क मेंबर्स के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया गया था ओथ सेरेमनी में। पर फिर जैसे पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़े तो फिर बाद में सार्क को तो साइड में कर दिया इंडिया ने, और अब फोकस ज़्यादा हो गया है किस पे, सार्क के कंपेरिजन में बिम्स्टेक की बात करें तो इसमें बे ऑफ बंगाल से जो भी कोस्टल लाइन शेयर करने वाले कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं, जिसमें आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। साउथ से श्रीलंका, फिर इंडिया आ जाता है, फिर बांग्लादेश, इधर भूटान, इधर नेपाल, इधर म्यांमार और ये थाईलैंड। इस तरीके से ये टोटल 7 कंट्रीज़ है, 7 कंट्रीज़ का एक ये ग्रुप है, जिसमें नाम से पता पड़ रहा है कि एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगे और टेक्निकल सेक्टर्स में भी कोलैबोरेशन लेकर के आएंगे। तो अभी ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में 3 इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकल के आए हैं। जैसे कि नंबर 1, ग्रुप का जो एजेंडा है, एजेंडा में इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन इसको बढ़ाया जाएगा। दूसरा, सभी कंट्रीज मिलकर के अपनी कोऑपरेशन को और ज़्यादा डीपन करेंगे। दैट मीन्स और स्पेयर्स फाइंड आउट किए जाएंगे जहां पर इनके बीच में कन्वर्जेंस है। तीसरा, एक प्लानिंग होगी सिस्टमेटिकल मैनर में, जिसमें यह देखा जाएगा कि किसी भी कंट्री की इंटरनल सेंसिटिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दिया जाए। मतलब सातों के सातों कंट्रीज़ अगर कोई डिसीजन लेंगे बिम्स्टेक में तो वो इस तरीके से लेंगे कि किसी भी एक को प्रॉब्लम ना हो, सबके लिए वो फेवरेबल कंडीशन आए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थीम्स है इस पर्टिकुलर समिट की अगर हम बात करें तो ये चीज़ तो क्लियर है। 1997 में बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी बिम्स्टेक की एस्टैब्लिशमेंट हो गई। आज 2 दशक से ऊपर बीत चुके हैं। तो अब देखो अभी तक क्या है, एक तो फ्रिक्वेंसी जो है मीटिंग की वो इतनी अच्छे से नहीं फिक्स थी, क्योंकि 5वीं मीटिंग हुई, इतनी ज़्यादा कोई मीटिंग्स हो नहीं पा रही हैं। तो इस केस में एक तो मीटिंग प्रॉपर हो, दूसरा कि जो प्रोग्राम्स पे इनके बीच में कन्वर्जेंस आ रही है उनकी टाइमली डिलीवरी भी होनी ज़रूरी है। अभी पहली बार है कि जब एक 20 पेज डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है बिम्स्टेक समिट के बाद में, जिसमें यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका कुछ पर्पस भी होगा, जिसका कुछ सिद्धांत भी होंगे, और साथ में जो लीगल स्टैंडिंग है एक लीगल ग्रुप के तौर पे इमर्ज होकर के आने की ये प्रोविजंस हैं। तो इसको हम बोल देंगे चार्टर। मतलब बिम्स्टेक को स्टैब्लिश हुए 25 साल हो गए, बट चार्टर अब जाके डिसाइड हुआ है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अब जाकर के इस पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं बाकी कंट्रीज़। इंडिया ने तो देखो डिसाइड कर लिया था 2019 में जो ओथ टेक सेरेमनी थी, तब से ही सार्क के रिप्लेसमेंट के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान हर जगह पे, इंडिया कुछ भी अगर अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेता तो पाकिस्तान वहाँ पर आड़े हाथ बिल्कुल ओपोजिशन में खड़ा मिलता। तो इस केस में इंडिया ने अपनी तरफ से इस ग्रुप को अब रिवाइवल दिया है। ठीक है, सार्क में तो क्या है, पाकिस्तान और उधर अफगानिस्तान भी मेंबर हैं, पर अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, पाकिस्तान का कुछ अता पता नहीं है। तो इस केस में अब बिम्स्टेक की रेलेवेंस अपने आप वैसे भी बन जाती है। अब देखो बात ऐसी है कि इस ग्रुप में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आई है वो ये कि अगर मान लो किसी भी मेंबर को एडमिट किया जाए या ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया जाए, तो उसके लिए सभी कंट्रीज़ की कंसेंसस लेनी ज़रूरी है।
इसका मतलब ये हो गया कि 7 मेंबर्स में से किसी ने एक ने भी मना कर दिया ना कि भाई मेरे लिए ये कंट्री है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसको हमें मेंबर नहीं बनाना चाहिए, तो वो वहाँ पर मेंबर नहीं बनेगा। कहने का मतलब हो गया, चाहे वो ऑब्जर्वर के तौर पे बने, चाहे मेंबर के तौर पे आए कोई भी कंट्री इस बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको पहले 7 कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। साथ में इसका मतलब ये हो गया कि ये बिम्स्टेक में जो भी काम होंगे वो सभी कंट्रीज़ की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको समझते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है चार्टर का, वो ये कि अब एक रेगुलर मीटिंग्स फिक्स की जाएंगी, जिससे क्या होगा कि बिम्स्टेक का जो एक होता है ना कि एक रेलेवेंस है वो बढ़ती चली जाए। इसके अलावा बिम्स्टेक परमानेंट वर्किंग कमेटी ये भी सेटअप की जाएगी। इससे क्या होगा कि वो प्रोसेस को एनर्जाइज कर सके। होता क्या है कि एक बार मीटिंग अगर हो गई, समिट हो गई, उस समिट में कुछ एग्रीमेंट्स हुए, कुछ बातें हो गई, अब उन बातों को परमानेंटली इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई तो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना। जैसे यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग एक बार होती है सितंबर में, पर जनरल असेंबली की जो कॉमन मीटिंग होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आप देखो कि पूरे साल भी क्या यूनाइटेड नेशन फिर उस एक मीटिंग के भरोसे चलेगा। एक कम से कम परमानेंट सेक्रेटरीट तो चाहिए ना उसकी मशीनरी को कंटिन्यू करने के लिए। तो जनरल सेक्रेटरी मेन चेयर करते हैं उसको। तो उसी तरीके से बिम्स्टेक में भी परमानेंट वर्किंग कमेटी स्टैब्लिश की जाएगी जो कि इन प्रोसेसेस को एनर्जाइज बनाए रखे और काम प्रॉपरली हो सके। समिट में एक चीज़ हो रही है, डीपन कॉपरेशन, कि भाई एक दूसरे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट्स हो। बिम्स्टेक का जो मास्टर प्लान है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, जिसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जैसे रेल, रोड या फिर वाटरवेज के थ्रू इन कंट्रीज़ के बीच में कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। इससे देखो टूरिज्म भी प्रमोट होगा और एक दूसरी इकोनॉमीज़ को भी बेनिफिट मिलेगा। जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होती है उतना बेनिफिट एक रीजन को मिलता है, जिसके 2 बेस्ट एग्जाम्पल हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन हो गया और एक आसियान कंट्रीज़ हैं। तो इनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और वही चीज़ें अभी बिम्स्टेक में अप्लाई भी की जा रही है। इसके अलावा काउंसिल जो होगी वो अपनी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर रीजन में, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में हम कैसे एक कोलैबोरेटिव मैनर में हमारी जो ग्रोथ है उसको इंश्योर कर सके। अब ये जो एक ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी अंडर वे है, जिसका नाम जो थाईलैंड, म्यांमार और इंडिया। तो इन तीनों कंट्रीज़ से होती हुई फिर लाओस, कंबोडिया, मतलब आसियान कंट्रीज़ तक अप्रोच हो जाएगी। और साथ में आपको पता है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, BBIN इस रोड प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी इंडिया अपनी तरफ से इनिशिएटिव दे चुका है। ये BBIN भी एक सब ग्रुप के तौर पे निकल के आया, वो भी तब जब सार्क में इंडिया ने प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम एक रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार करें, पर पाकिस्तान ने इसको साइड कर दिया, बोला कि नहीं हम इसमें कॉपरेट नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली फिर इंडिया ने अपना ऑप्शन निकाला, फिर BBIN दैट मीन्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ने मिलकर के ये एग्रीमेंट साइन किया। वो बात ठीक है कि अभी तक ये भी प्रोजेक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, पर क्योंकि ये BBIN चारों के चारों अभी बिम्स्टेक के मेंबर हैं, तो इसमें एक स्कोप और ऐड होता है कि 3 और कंट्रीज़ को कनेक्टिविटी दे दी जाए तो कितना ज़्यादा रीजनल कनेक्टिविटी आ जाएगी, जिसका फ़ायदा तीनों कंट्रीज़ को, मतलब 7 कंट्रीज़ को हो सकता है। जिसमें कार्गो, दैट मीन्स आप जानते हो कि बे ऑफ बंगाल एक वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी के थ्रू अगर हम लिंकेजेस क्रिएट करें तो वो और ज़्यादा रीजनल इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करेगी। ठीक है। इसके अलावा लीगल असिस्टेंस देने की बात भी की है। जैसे मान लो कोई भी क्रिमिनल मैटर है, एक क्राइम कंडक्ट हो गया किसी एक कंट्री में, वो कंट्री वाला जाकर के दूसरे कंट्री में वो क्रिमिनल जाकर के छुप जाए, तो वहाँ पर भी कन्वर्जेंस लाई जाएगी। ठीक है। MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें वो म्यूचुअली एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे डिप्लोमेटिक लेवल पे। तो इस तरीके से बिम्स्टेक में एंगेजमेंट जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा नॉलेज रिलेटेड कॉपरेशन भी, कि भाई किसी के पास में एक चीज़ में एक्सपर्टाइज है, किसी के पास में दूसरी चीज़ में एक्सपर्टाइज है, दोनों में कोलैबोरेशन आ जाए तो कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा समिट में ये चीज़ निकल के आई है कि बिम्स्टेक को स्ट्रीमलाइन करना है सिस्टमेटिक मैनर में। ऐसा नहीं कि आज एक मीटिंग हो गई फिर उसके बाद में कभी और वही मीटिंग वाली बात हो गई, और जो प्रोजेक्ट जिनके बारे में बात हो गई उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसमें एक प्रोविज़न क्या किया गया, आपकी बार जो समिट हुई है उसमें एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप स्टैब्लिश किया जाएगा। इसका मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं
उनका एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा उनके डोमेन के हिसाब से। जैसे टेक्नोलॉजी की बात करो, स्पेस सेक्टर की बात कर लो, मरीन मैरीटाइम की बात कर लो, या रोड कनेक्टिविटी की बात कर लो, हर एक में एक्सपर्ट्स का ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ये आइडिया एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा यूरोपियन यूनियन और आसियान कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। आसियान की बात करें तो आसियान इंडिया एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जो कि अभी तक आप देख 2005 से लगातार काम कर रहा है, जिसमें आज आप देख लो कि अभी तक आसियान इंडिया की 8 समिट्स हो चुकी हैं और वो सक्सेसफुली आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, वो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करते हैं, जिसका बेनिफिट यूरोपियन यूनियन भी ले रही है आज। ठीक है ना। आज अगर देखें तो जो यूरोपियन यूनियन का ईपीजी है, दैट मीन्स एक्सपर्ट्स एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप है, उसका चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है वहाँ पर अभी करंटली अगर हम देखें तो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं फॉर्मर, जिनका नाम है जोश्का फिशर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो आप देख लेना। ठीक है, जोका फिशर भी हो सकता है, जोश्का फिशर भी हो सकता है। ठीक है, वो अभी जो भी इश्यूज आ रहे हैं, कौन से इश्यूज, जैसे वहाँ के लोकल इश्यूज हैं, इंटॉलरेंस, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उनको टैकल करने में ये एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप बहुत हेल्प कर रहा है। तो ऐसे में जो गैप्स हैं ना, उनको करेक्ट करना पॉसिबल होता है। 2018 में G20 ने भी अपनी तरफ से ईपीजी ग्रुप स्टैब्लिश किया, एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप, जिसको लीड कर रहे हैं सिंगापुर के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है थारमन मुगराथनम। ठीक है, वो अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहे हैं रिफॉर्म्स कि कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमें चेंजेस लाने चाहिए, जिससे कि हम इंक्लूसिव मैनर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ला सकें और बाकी जो कंट्रीज़ जो कि अभी बहुत पीछे हैं उनको भी हम कोऑपरेट कर सकें और G20 खुद को भी स्ट्रेंथन कर सकें। कहने का मतलब ग्रोथ को सस्टेन करा सकें। तो ऐसे में देखो बात ऐसी है कि चौथी समिट, 5वीं समिट तो अभी हुई है बिम्स्टेक की काठमांडू में, चौथी समिट बिम्स्टेक की 5वीं समिट कोलंबो में हुई है, चौथी समिट काठमांडू में हुई थी। तो वहाँ पर इंडिया ने अपनी तरफ से $1 मिलियन का असिस्टेंस देने की बात की है कि ढाका में अब इसका बिम्स्टेक का सेक्रेटरीट हमें ओपन करना है। इंडिया ने और भी एरियाज़ मतलब आइडेंटिफाई किए जहाँ पर इंडिया अपनी तरफ से सपोर्ट दे सकता है और एक कलेक्टिव ग्रोथ का एक जो पाथ है उस पर पूरे ग्रुप को ले जा सकता है। इंडिया ने $3 मिलियन की ग्रांट प्रोवाइड की है बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, क्योंकि सीधी सी बात है क्लाइमेट चेंज लगातार होता चला जा रहा है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ओरिजिन होना बे ऑफ बंगाल में एक कॉमन फिनोमेना है, तो उसको ट्रैक करना और इन कंट्रीज़ में जो भी बर्बादियां होती हैं उनसे बचना, उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ और स्टार्टअप्स के बीच में कोलैबोरेशन ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टअप्स आइडिया लेकर के आते हैं, इंडस्ट्रीज़ के पास में कैपिटल है तो उसका बेनिफिट भी पूरा मिल जाए। इसके अलावा दिल्ली ने यह भी कहा है कि हम एग्रीकल्चर ट्रेड एनालिसिस के लिए भी हम एक RIS सिस्टम बेस्ड काम करेंगे। RIS का मतलब है रिसर्च इन्फॉर्मेशन सिस्टम। बोला रिसर्च और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पे हम एग्रीकल्चर एनालिसिस करेंगे, कहाँ पर कितना रेनफॉल है, कहाँ पर कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बेस्ट रहेगी, पानी की अवेलेबिलिटी अगर थाईलैंड में अच्छी है तो वहाँ पर चावल की खेती कराओ, अगर वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पानी की कमी है तो वहाँ पर ड्राइव जो कम पानी में जो खेती हो सकती है उनकी खेती को यूज़ कराओ। पॉइंट क्या रहा है कि एक कोलैबोरेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जिसमें रीजनल एनालिसिस प्रॉपर किया जाए और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग भी पॉसिबल हो सके, कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये कंट्रीज एक दूसरे को तो बहुत बेनिफिट मिलेगी। तो इसमें आप देखो आज एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू दिल्ली बेस्ड जो iCRIER है, इन्होंने ऑलरेडी अपनी तरफ से एक कहते हैं ना कि इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एंगेजमेंट्स भी कंटिन्यू कर लिया और इसके लिए मेंबर कंट्रीज़ ने भी अपनी तरफ से कहते हैं ना अप्रूवल दे रखा है। इसके साथ में अगर हम बिम्स्टेक में बात करें तो इंडिया की तरफ से कनेक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी तीनों चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। साथ में जो सेक्रेटरी जनरल हैं बिम्स्टेक के, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा एक कहता है ना कि उनका टर्म एक्सटेंड करने की बात भी कह दी इंडिया ने कि भाई इनको टर्म ज़्यादा मिलनी चाहिए, टाइम ज़्यादा होगा उतना ही अच्छे से एक बंदा अपनी एक्सपर्टाइज का बेनिफिट इस पूरे ग्रुप को दे पाएगा। तो नए चैलेंजेस क्या है, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा है श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरा नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बाद में
चाइना और यूएस की राइवलरी के चलते नेपाल को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इंडिया जो है वो अपनी तरफ से फाइनेंशियल मैटर्स में सपोर्ट कर रहा है। बेशक दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इतना बड़ा तो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, पर फिर भी इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इस बिम्स्टेक वाले एरिया में किसी भी एक्सटर्नल पावर का इंटरवेंशन कम से कम हो या हो ही ना, ठीक है। और इसके लिए देखो इंडिया ने अपनी तरफ से एफर्ट्स भी लगा दिए और बिम्स्टेक कंट्रीज़ को ये चीज़ समझ में भी आ रही है। उसी तरीके से अभी एंगेजमेंट्स जो हैं वो लगातार बढ़ भी रही हैं। बे ऑफ बंगाल कंट्रीज़ की बात करें तो इनमें कल्चरल और सिविलाइजेशनल लेगेसी भी है। कनेक्टिविटी आप देखो, जैसे आप नॉर्मल बात करो, नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड, और बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड श्रीलंका भी आ जाता है, म्यांमार भी आ गया, थाईलैंड भी आ गया। सीधी कनेक्टिविटी नेपाल के साथ में अगर हम देखें तो वैसे कल्चरल टाइज़ हैं। जब हम पढ़ते हैं डिफरेंट महाजनपदों के बारे में तो नेपाल का एरिया बहुत बार इंक्लूड होता है, ठीक है। भूटान भी बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड आ गया। तो ओवरऑल कल्चर और सिविलाइजेशनल लिंकेजेस जो हैं एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक, वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप या इस पर्टिकुलर सेगमेंट को राइज होने में। तो ये था बिम्स्टेक के बारे में बहुत ही अच्छा आर्टिकल जो रिसेंट मीटिंग हुई है, उसमें क्या क्या आउटकम हुए हैं और क्या क्या अभी इसकी रेलेवेंस बन रही है, ठीक है। अब बेसिक्स थोड़ा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इन्फ्लेशन स्पेक्टर। देखो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की फर्स्ट मीटिंग थी जिसमें बेंचमार्क जो रेपो रेट है उसको तो देखो चेंज किया है नहीं, पर आरबीआई ने ये सिग्नल दे दिया है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने, कि भाई अब हम जो अकोमोडेटिव स्टांस है जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर रखी थी उससे अब हम शिफ्ट करेंगे। अब हम धीरे धीरे सोच समझ करके इन्फ्लेशन को टारगेट करने का जो हमारा फिक्स मुद्दा है उस पर ध्यान रखते हुए इंटरेस्ट रेट को अब धीरे धीरे राइज करेंगे। अभी केवल सिग्नल दिया है। वो सिग्नल कैसे दिया है? सिंपल सी बात है कि जो इफेक्टिव पॉलिसी कॉरिडोर है उसको देखो हल्का सा, मतलब पॉलिसी कॉरिडोर को नैरो कर दिया है। कैसे किया है? सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जो आगे वाले आर्टिकल में है वहाँ से मैं पिक करूँगा, यहीं पास में समझाया हुआ है कि हुआ क्या है कि रेपो रेट को तो देखो 4% एज इट इज़ मेंटेन कर रखा है, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट अभी चल रही है 3.35%। पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या कह दिया कि रिवर्स रेपो रेट, जिसको हम फ्लोर रेट भी बोलते हैं, उसको हमने 0.4% बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल रिवर्स रेपो रेट कितनी हो गई? 3.75%। तो अब आप देख लो 4% पे तो चल रही है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट चल रही है 3.75। दोनों में डिफरेंस कितना रह गया? 0.25% का। और यही एक कॉरिडोर होता है जिसमें कि बैंक्स अपनी जो भी लिक्विडिटी है उसको मैनेज करते हैं। देखो एक टर्म है दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लैफ। इसमें क्या होता है? रेपो और रिवर्स रेपो, इनके बेस भी जो टूल्स हैं उनका यूज किया जाता है और मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम करता है आरबीआई, ठीक है। अब रेपो रेट में तो क्या होता है कि बैंकों को जब कभी भी उधार चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, तो वो आरबीआई के पास जाएंगे, कुछ कोलेटरल रखेंगे, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, कुछ भी हो वो रखेंगे और आरबीआई से पैसा उधार ले लेंगे और एक एग्रीमेंट करेंगे कि जी आपको इस पैसे के ऊपर इतना हम ब्याज दे देंगे। जैसे हम बैंक के पास जाते हैं ना उधार लेने के लिए, हम भी तो कुछ कोलेटरल रखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आरबीआई के पास में बैंक जाते हैं और वो उधार लेते हैं। वो होता है रेपो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना। अब दूसरी तरफ अगर बैंकों के पास में ज़्यादा पैसा होता है तो आरबीआई क्या कहेगा बैंकों को, यार आपके पास में पैसा इतना ज़्यादा है, आप एक काम करो हमें दे दो ये पैसा। तो उसके बदले में क्या होता है, आरबीआई के पास में वो बैंक ले जाकर के पैसे दे देंगे और आरबीआई एक तरीके से बैंकों से लोन ले रहा है, ये मानो, ठीक है, और आरबीआई उसके बदले में सिक्योरिटीज दे देता है किनको? बैंकों को। तो ये प्रोसेस है, इसको रिवर्स रेपो रेट प्रोसेस हम बोलते हैं। तो रेपो में तो बैंक जाते हैं आरबीआई के पास पैसे लेने, कोलेटरल बदले में दे के आते हैं और पैसा लेके आते हैं और ब्याज उनको टाइम टाइम पे लौटाना होता है। और रिवर्स रेपो में क्या होता है? बैंक है वो अपने पास में बचा हुआ पैसा वो आरबीआई को दे देते हैं और आरबीआई उसके बदले बैंकों को सिक्योरिटीज देता है और आरबीआई फिर उसके ऊपर कुछ ब्याज भी देता है। तो ऐसे में रिवर्स रेपो रेट है वो 3.75% कर दी है और इसके अलावा रेपो रेट है वो 4% पे मेंटेन रखी है। तो ये जो गैप है ना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसी को ही पॉलिसी कॉरिडोर बोलते हैं। और ये पॉलिसी कॉरिडोर कितना आ गया? 0.25, जो कि पेंडेमिक से पहले चल रहा था, पहला पॉइंट। दूसरा, अब ये जो रिवर्स रेपो रेट है जिसमें आरबीआई को जब भी पैसा चाहिए होता है तो उसके बदले में जब आरबीआई पैसा लेता है बैंकों से तो आरबीआई को कोलेटरल्स देने होते हैं, सिक्योरिटीज और जो भी है, बॉन्ड, गोल्ड, कुछ भी है, वो देता है आरबीआई किसको? बैंकों को। और उसके बदले में आरबीआई को पैसा मिलता है और आरबीआई जो भी रेट फिक्स है रिवर्स रेपो रेट, उसके बेसिस पे उनको ब्याज देता रहता है।
पर अब रिवर्स रेपो रेट जो है वो फिक्स तो कर दी 3.75, बढ़ा तो दी 0.25% से, सॉरी 0.4% से, पर पॉइंट क्या आ रहा है कि अब रिवर्स रेपो रेट वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट अभी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है SDF, जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें क्या होगा, बस फर्क इतना सा ही है, रेट तो वो की वही है जो रिवर्स रेपो रेट वाली ही है, पर फर्क ये है कि रिवर्स रेपो रेट में जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है तो आरबीआई उसके बदले में सिक्योरिटीज देता है। अब यहां पर आरबीआई कोई कोलेटरल नहीं देगा, ये आप ध्यान रखें, ये ही मेन डिफरेंस है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में आरबीआई क्या करेगा, बैंकों के पास में जो पैसा पड़ा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट का मतलब बैंकों के पास में पैसा है अभी करंटली, स्टैंडिंग मतलब करंट पोजीशन में, तो उस पैसे को आरबीआई बोलेगा कि आप एक काम करो, ये पैसे हमें दो, हम आपको ब्याज देते रहेंगे। ब्याज का परसेंट कितना फिक्स हुआ है, 3.75 इंटरेस्ट रेट ये फिक्स हुई है परसेंट, ठीक है ना। तो पॉइंट यहां पर क्या आ गया कि अब रिवर्स रेपो रेट की जो रेलेवेंस है ना, वो कहीं ना कहीं घट जाएगी। क्यों? क्योंकि अब यहां पर कोलेट्रल और नॉन कोलेट्रल वाला इश्यू आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब कभी भी आरबीआई बैंकों से उधार लेता है ना पैसा रिवर्स रेपो रेट पे, तो आरबीआई जब कोलेट्रल देता है ना, वो कोलेट्रल कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं बैंकों की, जिससे कि वो अपनी जो कह सकते हैं ना, जो SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो मेंटेन करने में बैंकों को हेल्प मिलती है। पर सवाल यह है कि वो SLR में कन्वर्टेड सिक्योरिटीज के तौर पे अगर पैसा आएगा बैंकों के, मतलब सिक्योरिटीज अगर बैंकों के पास आती है और उसके बदले बैंक जो पैसा दे रहे हैं आरबीआई को, तो एक बार तो बैंकों का जो पैसा है वो तो चौक हो गया ना, ठीक है। तो उस केस में अब क्या किया जाएगा कि आरबीआई जो है वो SDF फैसिलिटी यूज कर रहा है कि कोलेट्रल की माथापच्ची खत्म, आप तो एक काम करो, हमें पैसा दो, हम आपको ब्याज देते रहेंगे। तो ऐसे में क्या है, लिक्विडिटी एक तरीके से मेंटेन रहने का स्कोप रहता है। तो पॉइंट यहां पर आता है बार बार निकल के कि भाई रिवर्स रेपो रेट की बजाय, जो कि रेट तो वही रिवर्स रेपो रेट वाली यूज होगी जहां पर कोलेट्रल के बेसिस पे लेन देन होती है, वहां पर अब SDF नया इंस्ट्रूमेंट है वो यूज कर लिया है। तो एक तो काम क्या हो गया, पॉलिसी कॉरिडोर है वो रिड्यूस हो गया, और दूसरा क्या हो गया, SDF जैसे इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च किया है आरबीआई ने, जिससे कि वो मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सके। तो बात ऐसी है कि आरबीआई का ये सिग्नल है कि भाई कैसे भी करके अब हम अकोमोडेटिव जो स्टांस हमने कंटिन्यू कर रखा है, जिसमें हमने रेपो रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस कर रखी है, उनको अब हम धीरे धीरे राइज करेंगे, जिसमें रिवर्स रेपो रेट तो देखो आपको पता है हल्की सी 0.4% बढ़ा दी है, और रेपो रेट है जहां तक लग रहा है वो आने वाली जो मीटिंग होगी जून में, उसमें चांसेज है कि वहां पर बढ़ जाए। अब देखो बात ऐसी है कि फरवरी में जो मीटिंग हुई थी ना, जो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की लास्ट मीटिंग थी, उसमें तो देखो थर्ड वेव का इंपैक्ट ज़्यादा इतना कुछ करके गया नहीं था, तो उस टाइम पर तो सब कुछ नॉर्मल ही कंडीशंस चल रही थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी तरफ से जो भी कदम उठाए थे वो बड़े नॉर्मल सिचुएशन को देखते हुए किए थे, क्योंकि थर्ड वेव दिसंबर जनवरी में फरवरी तक चली थी, पर उसका इतना इकोनॉमिक साइड इफेक्ट नहीं आया। पर उस मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के बाद में ही आपको पता रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गया, इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई, तो ऐसे में हमारा पूरा जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक था ना, वो सारा बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा? सबसे पहली चीज़ तो कमोडिटी प्राइस देखो क्या भाव हो रहे हैं, नींबू इतना खतरनाक महंगा हो रहा है जिसकी हद नहीं है, क्रूड ऑयल $100 से कम नीचे आ ही नहीं रहा है, और ये दोनों चीज़ें जो है कमोडिटी प्राइस और क्रूड ऑयल प्राइस दोनों इंडिया को बहुत बुरे तरीके से लताड़ मार रही है। इसके अलावा इंपोर्ट की बात करें तो क्रूड ऑयल हमारी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके 80% तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब आप बताओ कि कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट राइज नहीं की गई, मार्केट में लिक्विडिटी इसी तरीके से मेंटेन रही, तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, और डिमांड बनी रहेगी और सप्लाई ज़्यादा बना नहीं पा रहे हो, तो उस केस में फिर प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन की। और इन्फ्लेशन आपको पता है कितनी है, मोर देन 6%, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट दिया हुआ है 4 ± 2%, उससे तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अभी इन्फ्लेशन रेट चल रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो। फिर बाद में ये बताया जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, जैसे रियल टर्म्स में ग्रोथ रेट है उसको 7.8% से रिड्यूस करके 7.2% कर दिया है,
ठीक है। और आप देखो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। पहले इन्फ्लेशन 5.8% का टारगेट, मतलब थोड़ी कम का रखा था कि 6 के अंदर अंदर रहेगी, पर 6.3 का टारगेट तो फर्स्ट क्वार्टर में रख दिया और सेकंड क्वार्टर में 5.8। इसका मतलब इन्फ्लेशन एकदम अपर लेवल तक बनी रहेगी, एकदम अभी कंट्रोल में आने वाली है नहीं। तो ये चीज़ें शो करती है कि वाकई में हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसको पहले तो पेंडेमिक ने हिट किया और अब जो है ये ग्लोबल क्राइसिस है उसने हिट कर दिया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तो अपनी तरफ से एक सिग्नल दे दिया है कि भाई अब हम स्टांस को अकोमोडेटिव की बजाय अब न्यूट्रल की तरफ करेंगे। न्यूट्रल का मतलब ग्रेजुअल रिडक्शन इन पॉलिसी रेट्स, ठीक है। और इसकी बजाय अगर हॉकिश होती ना, 3 स्टांस होते हैं देखो, अकोमोडेटिव इजी, पैसा घूमना चाहिए मार्केट में, न्यूट्रल भाई ज़्यादा पैसा नहीं घूमना चाहिए, ठीक ठाक सा ही घूमे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रेट हमें राइज करना है। और एक होता है हॉकिश कि अचानक से ही इंटरेस्ट रेट, जैसे रेपो रेट है 4 की बजाय 5 कर दी, 1% या 0.5% बढ़ा दिया, तो वो चीज़ें क्या होती है, हॉकिश हो जाती हैं। तो अभी तो देखो न्यूट्रल स्टांस की तरफ आरबीआई बढ़ रहा है, ठीक है। और जहाँ तक है आने वाली जो मीटिंग है उसमें रेपो रेट जो अभी 4 पे ही मेंटेन कर रखी है वो भी बढ़ने के चांसेस हो चुके हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके। क्योंकि अल्टीमेटली आरबीआई को जो टारगेट दिया हुआ है अभी वो ज़्यादातर किस पे फोकस्ड है, इन्फ्लेशन पे। नेक्स्ट आर्टिकल को भी कंटिन्यू करते हैं अभी। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टार्टिंग टू पिंच। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर शौगाता भट्टाचार्य जी ने। देखो बात वही है, रिपीट हो रही है, ये मैंने आपको बता दिया कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके तहत 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। टारगेट होता है मार्केट में लिक्विडिटी कितनी चल रही है। अगर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में हम देखें कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अगर राइज हो रही हैं तो क्या होगा, बैंकों के पास में लिक्विडिटी कम बचेगी। और अगर बैंक लोन भी लेते हैं आरबीआई से तो बैंकों को ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो उस केस में मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को राइज कर दिया जाता है। एग्जैक्टली यही चीज़ अभी की गई है। रेपो रेट को तो देखो वो की वो लेवल पर रख दिया, रिवर्स रेपो रेट को 0.4% से बढ़ा करके 3.75 से लेके आए हैं। तो ओवरऑल जो कॉरिडोर है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में वो 0.25% का ही रह गया है, जो कि कोविड से पहले जब चल रहा था वो यही स्टैंड चल रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके तहत आरबीआई जब बैंकों के पास से पैसा लेगा तो अब आरबीआई कोलेट्रल नहीं देगा, बस केवल ब्याज देगा 3.75% के हिसाब से। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी ओरिएंटेशन है उसमें अब हल्का सा जो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट वाले सेगमेंट में राइज हुआ है, सीधा सिग्नल है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेन है। वैसे अगर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी 2-3 चीज़ों पे ध्यान देती है, इन्फ्लेशन एक तो, दूसरी ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की, और तीसरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इन्फ्लेशन में तो डिमांड एंड सप्लाई का सेगमेंट आ गया, ग्रोथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात आ गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इतने ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए जिससे कि पता पड़े कि कल भाव किसी चीज़ के कम थे अचानक से एक दिन में बहुत ज़्यादा हो गए, या फिर रुपये और डॉलर के बीच में जो लेन देन होता है उसमें वेरिएशन इतना ज़्यादा आ गया कि एक दिन में ही अपने को यूँ लगे कि पता नहीं कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी वेरिएशन आ गए। वैसे आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन टारगेटिंग दी हुई है कितनी, 4 ± 2%, और जबकि आपको पता ही है कि ये अभी लेवल जो है वो 6% से ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए हो गया। अब देखो पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की तरफ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सिग्नल दे ही दिया है, और जहाँ तक है अक्टूबर में जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में जहाँ तक लेटर और सूनर रेपो रेट को भी रिवाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी क्या है हमारे यहाँ पर करेंसी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें और अभी जितनी करेंसी सर्कुलेट हो रही है मार्केट में उसमें आप देख लो लगभग 8 लाख करोड़ एडिशनल है, जो कि अनकंफर्टेबल बना रही है आरबीआई को। वैसे आरबीआई को अनकंफर्टेबल बनाने वाली दोनों सिचुएशन, एक तरफ इन्फ्लेशन है एक तरफ है ग्रोथ, तो दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाए वो एक अपने आप में बहुत ही बड़ा ट्रिकी पार्ट है। क्योंकि अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, और पैसा अगर ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन भी है ग्रोथ भी नहीं है, दोनों चीज़ें हो गई, दोनों सरदर्दी हो रही है आरबीआई के लिए। इसलिए अब धीरे धीरे ग्रेजुअल ट्रांजिशन लेना जरूरी है जिसमें कि हम इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल तो करें, कम से कम 6% के अंडर, 6 तक भी रहे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, जो आरबीआई को टारगेट मिला हुआ है। पर उससे अगर ज़्यादा चला जाता है ना तो फिर वो अनकंफर्टेबल बना देगा पूरी इकोनॉमी को, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि अभी जिस तरीके से टाइटनिंग है वो अचानक से तो नहीं होगी, ग्रेजुअल होगी, पर अभी देखें ना तो हमारे देश में जो ग्रोथ अभी है हमारी इकोनॉमी की वो डिमांड साइड से केवल और केवल अपर इनकम लेवल के जो हाउस होल्ड्स हैं ना उनके हिसाब से हैं।
इसका मतलब क्या हो गया, लोअर इनकम हाउस होल्ड्स हैं वो अभी भी डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जो बेसिक नीड्स हैं उनकी सप्लाई साइड है उसमें तो है डिस्रप्शन। और दूसरी तरफ अगर अपर हाउस की बात करें जिनकी इनकम अच्छी खासी है, वो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस वजह से जो महंगाई है वो केवल क्रूड ऑयल या फिर हम फूड स्टफ इनकी बात करें इनमें ही नहीं है, और भी बहुत सारे स्टफ्स हैं जिनमें महंगाई अच्छी खासी बढ़ रही है। जैसे फॉसिल फ्यूल की तो हम बात कर रहे हैं, मेटल देखो, मिनरल देखो, कमोडिटी देखो, फूड देखो, गोल्ड देखो, हर एक सेगमेंट में महंगाई बढ़ रही है। तो ओवरऑल इसका एक तरीका क्या बनता है, एक तो फिस्कल पॉलिसी का रोल आ जाता है जिसमें जो हायर इनकम लेवल ग्रुप है उन पे टैक्सेशन कैसे भी करके उनको इकट्ठा, जो डायरेक्ट टैक्सेशन है ना उसको बढ़ाना एक अपने आप में ऑप्शन बनता है। और ये हमेशा इकोनॉमिस्ट का कहना होता है कि डायरेक्ट टैक्स में आप टारगेटेड ग्रुप से टैक्स राइज कर सकते हो, और जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होता है जिसके तहत आप हायर इनकम वालों से टैक्स लेकर के और जो लोअर इनकम वाले हैं उनको आप फैसिलिटेट कर सकते हो कि वो अच्छी खासी एक ढंग की ज़िंदगी वो कंटिन्यू कर सके। बट जिस तरीके से अभी वॉलेटिलिटी चल रही है उसमें ये चीज़ें अभी करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक यूक्रेन रशिया क्राइसिस हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। और इसके अलावा इन्फ्लेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 मतलब 2022-23 का जो है, इसके फर्स्ट 2 क्वार्टर में तो इन्फ्लेशन 6.3 और 5.8% रहने की एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब अपर जोन में इन्फ्लेशन रहेगी। फिर क्वार्टर 4 में भी अगर देखें, अभी जो रिसेंट गया है इसमें तो आपको पता है 6.1% ऑलरेडी रह चुका है। ये क्वार्टर्स का डेटा है, ये मत लिखना आप लोग, केवल समझना है ट्रेंड, इन्फ्लेशन का बताया हुआ है तो इसके लिए देखने वाली बात है। फिर आ जाती है डिमांड कंडीशन। तो आरबीआई देखो अपनी तरफ से कैसे भी करके जीडीपी ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन है उसको कंटिन्यू करना चाहता है। और हमारे यहाँ पर 2 पॉलिसीज़ की बात होती है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। बट अभी जो मीटिंग हुई है आरबीआई के द्वारा और आरबीआई ने अपनी तरफ से जो प्रोजेक्शन निकाले हैं उसमें पहले ये था कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ 7.8% रहेगी, उसको भी रिड्यूस करके 7.2% कर दिया क्योंकि इकोनॉमी में क्राइसिस है। क्राइसिस कौन सा, हैवी वाला क्राइसिस नहीं, एक तो ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से, एक ट्रेड डिस्ट्रप्शन की वजह से, एक महंगाई की वजह से और फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी। क्यों? क्योंकि फेडरल रिजर्व यूएसए का है, एक एग्जाम्पल है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट राइज की है। इसकी वजह से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आता है ना वो विड्रॉ हो रहा है लगातार। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे यहाँ पर लिक्विडिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है डॉलर्स के फॉर्म में, तो उसकी वजह से रुपया भी डेप्रीशिएट करता है। रुपया जब डेप्रीशिएट करता है, रुपया अगर डेप्रीशिएट करता है तो हम कभी भी कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा रुपीज़ में हमें पे करना पड़ेगा, तो वो नुकसान हो रहा है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक तरीके से अभी इकोनॉमी में स्टेबिलिटीज़ इतनी प्रॉपर आ नहीं पा रही है। साथ में अगर देखें तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है क्या, कि आरबीआई ने जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बोली है जिसमें 7.2% ग्रोथ रेट है, तो और जबकि 7.8 पहले बोली थी, जबकि उसके जस्ट उलट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन की बात करें कि जो इंस्टॉलेशन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में हो रखा है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें कितना क्या आउटकम हो रहा है, तो उसमें सितंबर 2021 के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में इंक्रीमेंट देखने को मिला। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है हमारा वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें फिर कौन सी चीज़ आ गई जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री 7.8 से 7.2 कर दी? इसका आंसर है सर्विस सेक्टर अभी भी अपनी प्रॉपर सेगमेंट में अपने फुल फ्लेजेड मैनर में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। सर्विस सेक्टर है वो वीक परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि अभी सर्विस सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब सवाल ये आ जाता है कि कैसे हम हाई इन्फ्लेशन का ट्रेंड है और डिमांड है वो कुछ सेगमेंट्स में पैसे के सर्कुलेशन की वजह से कुछ बनी हुई भी पड़ी है, तो उसको कैसे रोका जाए? तो इसका सिंपल सा एक ही तरीका है, फिस्कल पॉलिसी का यहाँ पर रोल आ जाता है, मतलब गवर्नमेंट का रोल आता है कि कैसे डिमांड रिडक्शन को, या एक तो रिड्यूस डिमांड है, एक सेगमेंट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो उनको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। तरीका क्या है? वही टैक्सेशन लगाओ सब्सिडाइज रेट के ऊपर, गरीबों को थोड़ा बहुत खाना अब हमें अवेल कराने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि मार्केट में जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं वो जब सप्लाई होगी ना सस्ती रेट्स पे, तो अपने आप ही बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं, कम से कम फूड स्टफ़ तो है वो तो सस्ता हो ही जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है। देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में फॉरेन एक्सचेंज रेट की हम बात करते हैं,
जिसमें हम देखते हैं कि भाई दूसरे करंट कंट्रीज़ की जो करेंसीज है उनके हिसाब से हमारी करेंसी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कितना बुरा परफॉर्म कर रही है। मार्केट वॉलेटिलिटी आप देखो, सेंसेक्स कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि कभी थोड़ा सा माहौल ठीक होता है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में हल्की फुल्की बातचीत पॉजिटिव नोट पे जाने लगी, इन्वेस्टमेंट आने लग गया। अब फिर से क्राइसिस आ गया। कल रशिया ने बोल दिया कि यूक्रेन की डिमांड्स बिल्कुल वायबल नहीं है और हम बिल्कुल भी एग्री नहीं है, खुश नहीं है, तो उसको लेकर के रशिया ने वैसे विड्रॉ करने की बात कर दी, तो फिर से टेंशन आ गई। और फेडरल रिजर्व ऑफ यूएस, उसने भी अपनी तरफ से इंटरेस्ट रेट और बैलेंस शीट को ठीक करने की बात की है, तो उससे भी हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अब आरबीआई जो है वो मार्केट में जो रुपी सर्कुलेट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन तो कंडक्ट करता है, जिसके लिए अभी आपको पता है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें बिना किसी कोलेट्रल के आरबीआई जो है वो मार्केट में अवेलेबल, बैंकों के पास में अवेलेबल सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। वो उस पैसे को अपने पास में ले लेगा और बैंकों को उसके बदले में ब्याज देता रहेगा। कोलेट्रल की हेडेक हो गई ख़त्म। तो अब देखने वाली बात यह है कि कैसे भी करके आरबीआई अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहा है कि ग्रोथ को भी हिट ना हो, प्रॉब्लम ना आए और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए देखो आरबीआई ने अपनी तरफ से सीधा मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई है इसमें सीधी बात कह दी है, एक सिग्नल दे दिया है कि भाई अब इंटरेस्ट रेट है, अब हम अभी तो नहीं राइज कर रहे हैं, बट हाँ हम धीरे धीरे राइज करेंगे और बैंकों को इस चीज़ के लिए रेडी होने की ज़रूरत है। साथ में क्या है कि जो सरप्लस लिक्विडिटी है सिस्टम में उसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया तो फिर वो बाद में इन्फ्लेशन का एक ट्रेंड क्रिएट कर देगी, जो फिर बाद में लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट राइज करने की बात करें तो अभी फिलहाल तो आपको पता है कि रेपो रेट वाला तो सेगमेंट राइज हुआ है, ठीक है। अब सॉरी, रिवर्स रेपो रेट वाला तो राइज हुआ है। अब आने वाले टाइम पे रेपो रेट भी राइज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि बैंकों के पास में जितना भी लोन चल रहा है उस लोन को आरबीआई एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो पाएगा। देखो पॉइंट क्या है, अभी रिवर्स रेपो रेट की बात हम कर रहे हैं ना, रिवर्स रेपो रेट में तो बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं, आरबीआई अपनी तरफ से खींचता नहीं है, बैंक देते हैं। उसमें क्या हो गया, बैंकों को थोड़ी फ्रीडम है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रेपो रेट की बात की जाए ना, तो उसमें आरबीआई इंटरेस्ट रेट जब राइज कर देगा तो बैंक्स पे प्रेशर आएगा कि भाई अब हमें लोन कम से कम लेना है, नहीं तो ब्याज हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे में रेपो रेट राइज होगी ना, तब ज़्यादा लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होगी। कारण क्या है कि बैंकों ने जितना भी आरबीआई से लोन ले रखा है ना, उसका 40% लोन तो रेपो रेट पे लिया हुआ है। इसलिए आप देख लो कि रेपो रेट राइज होगी तो उसका इंपैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, बजाय कि अभी करंटली रिवर्स रेपो रेट को राइज करने से, ठीक है। और गवर्नमेंट है वो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश लगातार करती रहे। कारण क्या है कि एक तरफ फिस्कल पॉलिसी है वो तो थोड़ी सी फ्री रहे, मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी टाइट रहे, तो ही थोड़ा बैलेंस प्रॉपर बन पाएगा। और यही सजेशन बार बार अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी अट्रैक्टेड फील करेंगे। और देखा जाए तो हाउसिंग की डिमांड है वो लगता है कि अभी कंटिन्यू बनी रहेगी, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। तो देखो बात ऐसी है कि आरबीआई ने अपनी तरफ से जो काउंटर साइक्लिकल रिस्पॉन्स अभी देने की बात की है। काउंटर साइक्लिकल का मतलब कि जिस तरीके का इकोनॉमी में साइकिल चल रहा है जिसमें बहुत पैसा घूम रहा है, पैसे के चक्कर में इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर के आरबीआई ने अपने कदम उठाए, जिसमें हमने क्या देखा, पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट थोड़ी सी राइज और रेपो रेट को आने वाले टाइम पे राइज कर देंगे। तो अल्टीमेट टारगेट क्या है जी, कैसे भी करके इकोनॉमी और हमारे जो इन्फ्लेशन है इन दोनों में बैलेंस बने। और ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है, आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए शायद मुश्किल नहीं है ये समझना, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है हाउ कोलंबो लॉस्ट द प्लॉट। देखो इस आर्टिकल में सिंपल सी बात है, आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर मधुरा रासारत्नम ने, ये एक्सपर्ट है, ठीक है, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये एक्सपर्ट हैं, ये राइटर। इनका ये कहना है कि आज श्रीलंका में राजपक्षा फैमिली है वो रूल कर रही है और बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना भी कर रही है। इलेक्शन अच्छे खासे तरीके से जीते थे नवंबर 2019 में, पर सवाल ये है कि आज की जो परिस्थिति है उसमें दो क्राइसिस सामने आ रहे हैं। एक तो सस्टेनेबल कॉमर्शियल डेट का और एक हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्टफॉल। इसका मतलब क्या हो गया कि लगातार श्रीलंका पे कर्जा बना हुआ है। दूसरा ये कि श्रीलंका जो नॉर्मल टर्म्स में ट्रेड करता है ना इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें नेगेटिव में जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर करके बार बार मैंने बता दिया है। जिसमें पॉइंट 1 तो क्या है, ईस्टर 2019 में ईस्टर के दिन जो अटैक हुआ था, ठीक है,
मिलिटेंट्स के द्वारा, ठीक है, तो उस ISIS के द्वारा, जिसकी वजह से वहाँ पर टूरिज्म ठप हो गया। फिर उसके बाद में कोविड ने बैंड बजा दी, और फिर उसके बाद में रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के चलते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक गई, जिसके चलते श्रीलंका भी अपनी इकोनॉमी को संभाल नहीं पाया। इसके अलावा आप देखो, ये तो करंट सिनेरियो है, पर ये सिनेरियोज अभी के बने हुए नहीं है। राइटर ये कहना चाहती है कि ये सिनेरियो बहुत पुराना है, जब तमिल मिलिटेंट्स ने लगातार एफर्ट्स किए थे कि भाई सिन्हला मेजोरिटी के जो भी वैल्यूज है आप हमारे ऊपर थोप क्यों रहे हो, भाई हम माइनॉरिटीज हैं तो हमें भी रिकॉग्नाइज करो। मुस्लिम्स हैं श्रीलंकन, उनका भी ये कहना था कि भाई हमें भी रिकॉग्नाइज करो। तो जो मेजोरिटेरियनिज्म का जो सेगमेंट था ना, उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। कारण क्या होता है कि 2009 तक श्रीलंका में सिविल वॉर चलता है, जिसमें सिन्हाला कम्युनिटी, जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी कम्युनिटी है, जिसको हम बोलेंगे नेशनलिज्म का आइडिया जो था वहां पर, उस आइडिया को, जो मेजोरिटेरियन सेगमेंट, जो मेजोरिटी है, उसकी बात मानी गई। तो उसके चलते क्या हुआ कि वहां पर अपने ही लोगों के साथ में लगातार लड़ाई में फंसा रहा श्रीलंका। और रिजल्ट ये रहा कि 2009 में जब फाइनल जो लड़ाई थी लिट्टे और इधर श्रीलंकन आर्मी के बीच में, उसमें लगभग 75,000 तमिल्स की डेथ हुई, ये एस्टिमेट बताया जाता है। अब वो 75,000 तमिल्स की डेथ हुई तो वो हो गया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की जब बात आती है तो वेस्टर्न कंट्रीज वहां पर कोई सपोर्ट नहीं देते हैं। अब IMF के पास में सपोर्ट लेने के लिए श्रीलंका के पास में ऑप्शन आया था, कब? अभी 1-1.5 साल पहले या 6-7 महीने पहले, कि IMF से पैसा लेकर के आ जाए, बेल आउट लेकर के आ जाए, जिस तरीके से इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे 1991 में लिए थे। पर आप देखो कि जिस तरीके से IMF के पास में जाना पड़ता श्रीलंका को, तो वहां पर ह्यूमन राइट्स का जो प्रोविजन था उसको, उस टेस्ट को पास करना जरूरी था। पर श्रीलंका के पास में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, या फिर श्रीलंका चाहता नहीं था कि भाई ह्यूमन राइट्स को लेकर के श्रीलंका को कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसाइज करे। तो IMF का ऑप्शन हो गया स्क्रैप। अब श्रीलंका ऑप्शन एक्सप्लोर करता है कि कहीं और से हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें, या फिर कहीं और से हम पैसा ले लें। अब इंडिया से जो है वो वैसे चिड़ मची हुई थी ये कि भाई जो तमिल्स हैं उनको हवा इंडिया की जमीन से मिलती है, तो इंडिया से हमें एंगेज नहीं करना। हो गया ऑप्शन इंडिया का भी खत्म। अब फिर आता है चाइना का रोल, और चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया जबरदस्त तरीके से, और इन्वेस्ट ऐसा किया कि चाइना आज जितना इन्वेस्ट किया उसको कर्जे में बदल चुका है, और आज कर्जे का उल्टे में ब्याज लेता है श्रीलंका से। तो ऑप्शन क्या हो गया कि यहां पर जो सिविलियंस, मतलब इंटरनल सेफ्टी, इंटरनल सिक्योरिटी, या सिविल जो एक कहते हैं ना कि नॉर्मल सिचुएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जो कि वहां पर श्रीलंका में पिछले मतलब 2009 तक 30 सालों तक लगातार, 1980 के दशक से शुरू हुआ था, 2010 तक वो चला। 30 सालों में कोई स्टेबिलिटी वहां पर प्रॉपर्ली मेंटेन हो नहीं पाई। नतीजा ये रहा कि आज जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में श्रीलंका किसी के पास जाकर के सहायता भी नहीं मांग सकता, छोड़ करके आसपास के जो देश हैं उनसे सहायता लेकर के। अब देखो इंडिया अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहा है, पर राइटर ये बोल रहे हैं कि वो इतना एडिक्वेट नहीं है जिसकी वजह से कि श्रीलंका आज बाहर निकल सके इस क्राइसिस से। तो इसमें एक चीज़ हमें लर्निंग आती है कि मेजोरिटेरियनिज्म के चक्कर में चलते हुए हम खुद के लड़ने शुरू कर देंगे, और लड़ने के चक्कर में फिर हमें क्या क्राइसिस देखने पड़ेंगे जो आज श्रीलंका देख रहा है। ठीक है, अब वैसे तो देखा जाए तो वहाँ पर पॉलिटिक्स में लिबरलाइजेशन और ये सारे इंट्रोड्यूस कर दिए गए, पर सवाल क्या आता है, नहीं किए गए, सॉरी, सिन्हाला कम्युनिटी को ही ज़्यादा प्रमोट किया गया, उसी के कॉन्सिक्वेंस आज श्रीलंका वहाँ पर फेस कर रहा है। ठीक है, तो यही पॉइंट थे मेन जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं। आप एक बार नज़र डालना चाहो तो देख लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।